हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जानेंगे आज मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर जो है सो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किसके बारे में? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, उसके बारे में और उसके मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। तो अध्याय की समीक्षा करना है। किसकी? अध्याय की समीक्षा करना है। तो पढ़ेंगे 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवान हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। सन 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ों खरीदी जा सकती थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। सन 1770 ईस्वी में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्याएं पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। महल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव का मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। रैयतवाड़ी या रैयतवार व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब बंगाल का दीवान तैनात किया।
नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। किस अंग्रेज ने एक महालवारी व्यवस्था तैयार की और उसे कब लागू कर दिया गया? तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने महालवारी व्यवस्था तैयार की, जिसे सन 1882 ईस्वी में लागू कर दिया। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? तो नील की खेती 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन होती है? तो वो नीज होती है, एक नीज होती है और दूसरा रैयती होती है। स्थानीय बंदोबस्त की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में बंगाल में की थी। कहाँ की थी? बंगाल में। मद्रास का गवर्नर कौन था? तो मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था। दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? तो सन 1783 से 1789 ईस्वी के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। सन 1865 ईस्वी में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करते थे? सन 1865 ईस्वी में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे। तो ब्रिटेन द्वारा, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? तो सन 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रीड और मुनरो जैसी जातियों की क्या तर्क था? तो उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसान से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी जमीनों का सावधानीपूर्वक और अलग अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम लिखें? तो बंगाल में पटसन का, असम में चाय का, उत्तर प्रदेश में गन्ने का, पंजाब में गेहूं और कपास का, महाराष्ट्र में भी कपास का और मद्रास में चावल का। अगला प्रश्न है, स्थानीय बंदोबस्त किसे कहते हैं? तो ज़मीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसे स्थानीय बंदोबस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय बंदोबस्त। अब हम लोग इसके पाठ्य पुस्तक से जो सवाल दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक से क्या सवाल दिए हुए हैं उसके बारे में, है ना। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित को जोड़ा बनाइए, है ना। निम्नलिखित को जोड़ा बनाइए तो रैयत है, महाल है, नीज है, रैयती है और इधर है ग्राम समूह, किसान, रैयत की ज़मीन पर खेती, ये सब है। तो देखिए, रैयत को किससे? तो रैयत को किसान से, महाल को ग्राम समूह से, नीज को बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती होती थी और रैयतों की ज़मीन पर खेती होती थी। अगला है रिक्त स्थान को भरे। रिक्त स्थान को भरे में क्वेश्चन कहता है यूरोप में वुड उत्पादक को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो नील का। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश डैश के कारण बढ़ने लगी। तो औद्योगिकरण के कारण। डैश डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो कृत्रिम रंग के खोज से। चंपारण आंदोलन डैश डैश के खिलाफ हुआ। तो नील बागान मालिकों के खिलाफ हुआ। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ज़मींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया। ज़मींदारों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान ज़मींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपने ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे।
अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त से मतलब दोनों में भिन्नता थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था सन 1822 ईस्वी में तैयार की गई। इस व्यवस्था के अनुसार गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया गया। इस राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था लागू की। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। जमीनों के राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार को दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुए दो समस्याएं बताइए। तो मुनरो व्यवस्था के कारण जो पैदा हुई समस्या है उसके बारे में। पहला समस्या है, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरा है, मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसान को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो रैयत नील की खेती से कतराने का कारण क्या था? तो किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाला कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेती पर नील की खेती करे। किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसल के लिए समय नहीं दे पा रहा था। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? तो बंगाल में नील के उत्पादन में धराशायी होने की परिस्थितियां मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। रैयतों के निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नीले का उत्पादन यानी कि नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुँचे। गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था।
सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला प्रश्न है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फ़र्क है। तो इसका उत्तर है चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं एवं अंतर। तो चाय बागान में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुवाई के समय अधिक काम होता था। चाय या कॉफ़ी बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया।